अस्सलाम वालेकुम। फेक न्यूज़ बस्टर विद फ़खर दुरानी में खुश आमदीद। चीफ जस्टिस साहब और उसके साथ साथ जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर के खिलाफ एक प्राइवेट शेयरिंग ने रेफरेंस दायर कर दिया है। अब देखना यह है कि क्या चीफ जस्टिस साहब अपने ये जो रेफरेंस है उसका दिफा करते हैं या फिर इस रेफरेंस के नतीजे में मुस्तफ़ी होकर घर चले जाते हैं। आज के इस प्रोग्राम में इसके ऊपर बात करेंगे। प्रोग्राम के जो दूसरा हिस्सा है उसमें बात करेंगे कि ये जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई है उसमें क्या फैसले किए गए हैं। ये जो उसका एलामिया जारी किया गया है उस एलामिया से क्या इशारे दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट को और उसके साथ साथ जो अपोजिशन है इमरान खान को उसको। और साथ ही ये भी डिस्कस करेंगे कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग है उसमें क्या इलेक्शन के हवाले से कोई डिस्कशन हुई है या नहीं हुई। आज के प्रोग्राम में इन दो पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये जो चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ रेफरेंस दायर किया गया है उसका क्या अब नतीजा निकलेगा। क्या चीफ जस्टिस साहब इसका दिफा करेंगे या फिर उसके दिफा करने की बजाय मुस्तफ़ी होकर घर चले जाएंगे। लेकिन ये इसके ऊपर डिस्कशन करने से पहले मैं थोड़ी सी अगर आपको तारीख बता दूं कि ये जो रेफरेंस दायर करना है जजेस के हवाले से ये आज से नहीं है, ये पुराना आ रहा है सिलसिला। पाकिस्तान बनने से लेके आज के दिन तक टोटल 3 जज साहिबान को फारिग किया गया है रेफरेंस के नतीजे में। उसमें से एक है जस्टिस खलाक अहमद साहब, ये नसीम ज़ाहिरा साहब के वालिद थे। इनको जनरल अयूब खान के दौर में रेफरेंस के नतीजे में फारिग किया गया था नौकरी से। और उसके बाद जो दूसरे नंबर पे जज साहिबा हैं वो जस्टिस शौकत अली हैं। उनको जनरल याया के दौर में रेफरेंस के नतीजे में फारिग किया गया था। और तीसरे नंबर पे जो जज रेफरेंस के नतीजे में फारिग किए गए या उनको दोष किया गया वो जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब हैं। ये इमरान खान के दौर में इनको रेफरेंस के नतीजे में फारिग किया गया। और इनको रावलपिंडी जो बार से खिताब के नतीजे में जो जिसमें उन्होंने जनरल फैज़ हमीद के हवाले से कहा, जो इंकशाफात किए थे उसके नतीजे में इनको रेफरेंस के ज़रिए अपनी नौकरी से फारिग किया गया था। तो ये अब जो चीफ जस्टिस साहब और उसके साथ साथ जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर के खिलाफ जो रेफरेंस दायर किया गया है, ये आर्टिकल 209 के तहत जो भी रेफरेंस दायर किया जाता है उसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास ये रेफरेंस जाता है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो मेंबरान हैं उसमें जो चीफ जस्टिस ऑफ जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान होते हैं वो उसके सरबराह होते हैं। और उसके साथ जो सीनियर मोस्ट 2 जजेस होते हैं वो उसके मेंबरान होते हैं सुप्रीम कोर्ट से। ये 3 जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अब जो 2 सीनियर मोस्ट जजेस हैं उस टाइम जस्टिस काजी फायज ईसा साहब हैं और उसके साथ साथ जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब हैं। ये सुप्रीम कोर्ट से 3 हो गए। और उसके साथ साथ जो दो जज जो मेंबरान होते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के वो सीनियर मोस्ट हाई कोर्ट के 2 चीफ जस्टिस होते हैं। इस टाइम जो 2 सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस हैं उसमें एक सिंध के चीफ जस्टिस हैं और उसके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं अमीर हुसैन भट्टी साहब। ये 5 रुकनी जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो होते हैं ये फैसला करते हैं किसी भी जज की जो रेफरेंस के हवाले से। तो उसमें इस टाइम अगर ये चीफ जस्टिस के खिलाफ कोई रेफरेंस आता है तो अब इस टाइम 2 सवाल हैं जो मैं पूछना चाह रहा हूँ इस प्रोग्राम के ज़रिए। एक जो पहला सवाल है वो ये है कि ये जो चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ रेफरेंस आया है ये आर्टिकल 209 आइन का जो है वो ये कहता है कि अगर किसी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर के खिलाफ कोई रेफरेंस आता है तो उसका वो फिर उस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में नहीं बैठ सकता बल्कि उनकी बजाय जो दूसरे नंबर पे सीनियर मोस्ट जज होंगे वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। अब चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो इस जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हेड भी हैं। लेकिन उसके साथ साथ अब अगर इनके खिलाफ रेफरेंस आया है तो क्या वो इस रेफरेंस के जो कार्रवाई है उसमें बैठेंगे या फिर जो उसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रूल्स हैं दो ऑफ 2005 उसके तहत तो जो रूल्स हैं उसमें ये कहा गया है कि जो रजिस्ट्रार ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होता है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का सेक्रेटरी के तौर पे काम करता है। अब जो रूल नंबर 7 है उसके तहत ये है कि कोई भी रेफरेंस दायर होता है किसी जज के खिलाफ तो वो जो हेड ऑफ द सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है यानी चीफ जस्टिस साहब उनके पास ये लेके आएंगे शिकायत या जो रेफरेंस है उसका मवाद कि ये रेफरेंस आया है अब इसके ऊपर आपने डिसाइड करना है। रजिस्ट्रार साहब जब चीफ जस्टिस को देते हैं तो चीफ जस्टिस आगे फिर ये तफवीज़ करते हैं या फिर ड्यूटी लगा देते हैं किसी एक रुकन जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का है उसकी ड्यूटी लगा देते हैं कि इसके ऊपर तहकीकात करें और जो प्रीलिमिनरी जो रिव्यू है इसका किया जाए कि इब्तदाई जायज़ा लिया जाए कि ये जो रेफरेंस का मवाद है क्या वाकई उसके तहत इसकी कार्रवाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब सवाल ये है मेरा कि ये जो चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ रेफरेंस आया है क्या आर्टिकल 209 के तहत वो खुद ही रिक्यूज कर जाएंगे ये जो तमाम कार्रवाई है और ऑटोमेटिकली जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को जो है इस कार्रवाई के हवाले से सरबराही मिल जाएगी या जो रूल नंबर है जो रूल है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के
उसके रूल नंबर 7 के तहत पहले चीफ जस्टिस साहब खुद ही प्रीलिमिनरी जो रिव्यू है उसके हवाले से वो कर देंगे, तफवीज़ कर देंगे, किसी जज की ड्यूटी लगा देंगे कि देख लें कि ये रेफरेंस बनता है या नहीं बनता। अब असूलन तो ये है कि जो आइन होता है वो सुप्रीम होता है, और आइन का जो आर्टिकल 209 के तहत शुरू से ही चीफ जस्टिस इसका हिस्सा बन ही नहीं सकते, क्योंकि ये जज के नॉट बी अ जज ऑफ हिज ओन काज। तो वो डायरेक्टली ऑटोमेटिकली चीफ जस्टिस जो का जो रेफरेंस है वो जस्टिस काजी फायद ईसा साहब के पास चला जाएगा। लेकिन जो पहले, अब जो पिछली अगर देखें प्रेसिडेंट्स देखें तो वो चीफ जस्टिस साहब पहले भी रुकावटें डालते आए हैं, कोई भी जो उनके हम ख्याल जजेस हैं उसके हवाले से कोई इस तरह की कार्रवाई हो तो वो अब देखना ये है कि अपने मामले में वो क्या करते हैं। मेरी इस हवाले से कुछ रिटायर्ड जज साहिबान से भी बात हुई, वो ये कहते हैं कि ये अगर चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस आ गया तो उनको बैठना ही नहीं चाहिए, और ये जितना भी मैटर है उसका कोई सरोकार ही नहीं होना चाहिए। ये जो सीनियर मोस्ट जज होंगे वो उसको देखेंगे इस मामले को, और ऑटोमेटिकली ये जस्टिस काजी फायद ईसा साहब की अब ड्यूटी है कि वो इसके जो चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस है उसको शुरू से ही उसकी कार्रवाई के हवाले से देखें। अब ये आने वाले दिनों में पता चलेगा कि चीफ जस्टिस साहब इसके खिलाफ क्या कोई रुकावट डालते हैं या कोई वही जो रूल्स हैं उसको अप्लाई करते हुए कि इस मामले को लटकाते हैं। तो ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। जो दूसरा सवाल मेरा एक इम्पॉर्टेंट मैं जो पूछना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये जो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ तो उसके बाद अभी कुछ दिन पहले ही चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि मैंने एक जज की ड्यूटी लगाई है कि इसका जो इब्तदाई जायज़ा है, जो प्रीलिमिनरी रिव्यू है वो किया जाए, और उसके बाद फिर जो कार्रवाई के हवाले से देखा जाएगा। अब सवाल ये है कि चीफ जस्टिस साहब ने ये जो इब्तदाई इसका जायज़ा है जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ जो रेफरेंस था, वो किस जज को तफवीज़ किया है? क्या उन्होंने जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो रूल्स हैं उसके मुताबिक उन्होंने एक जो काउंसिल के मेंबर जज हैं उसको ही तफवीज़ किया है, या आउट ऑफ द जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसमें से किसी एक जज को, सुप्रीम कोर्ट के को उन्होंने रेफर किया है मामला? अगर तो उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ही मेंबरान को रिव्यू के लिए देना था तो उसमें जो ऑटोमेटिकली दो मेंबर हैं वो जस्टिस काजी फायद ईसा और उसके साथ साथ जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब हैं। लेकिन इन दोनों ने तो, आपको याद होगा कि अभी पिछले हफ्ते ही खत लिखा है चीफ जस्टिस साहब को कि चीफ साहब आप जो है ये जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का जो है रेफरेंस के हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मीटिंग बुलाएं। तो इसका मतलब ये है कि इन दो जज साहिबान के पास तो रेफरेंस की जो प्रीलिमिनरी रिव्यू है जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब की वो नहीं भेजी। फिर उसमें फिर ऑटोमेटिकली ये हो सकता है कि जो दो सीनियर मोस्ट जो चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट्स के उनको भेज दी होगी, उनमें से भी सिंध हाई कोर्ट का जो है वो इनके जो हम ख्याल जजेस में से नहीं आते। तो फिर यही हो सकता है कि वो जस्टिस फिर लाहौर हाई कोर्ट के जज जो चीफ जस्टिस हैं उनको भेज दिया हो प्रीलिमिनरी रिव्यू के लिए। अब अगर इन्होंने इन दोनों सूरतों में ही चीफ जस्टिस साहब ने ये वायलेट किया है, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अपने ही रूल्स हैं उसको भी वायलेट किया है। एक तो ये कि अगर इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भेज दिया प्रीलिमिनरी रिव्यू के लिए तो ये फिर कैसे एक जूनियर जज अपने सीनियर की इंक्वायरी कर सकता है? क्या ये इससे पहले कोई इस तरह के प्रेसिडेंट्स आए हैं? अगर उनको नहीं भेजा तो किसी और जो सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को भेजा है तो किस तरह वो एक आउट ऑफ द जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जजेस को जो है वो भेज सकते हैं? तो ये तो टोटली फेवरेटिज्म हो जाएगी अगर वो इस तरह उन्होंने वो किया है, क्योंकि ये तो ऑब्वियस नज़र आ गया है कि जो काजी फायद ईसा साहब और जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने जो लेटर लिखा है तो इससे तो ये कंफर्म हो रहा है कि चीफ जस्टिस साहब ने जो प्रीलिमिनरी रिव्यू था वो इन दो जज साहिबान के पास नहीं भेजा। तो ये बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है चीफ जस्टिस का जो कंडक्ट है बतौर हेड ऑफ द सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, ये भी एक उनके ऊपर बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो ये हर आए दिन के साथ इनके ऊपर जो क्वेश्चन मार्क्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं चीफ जस्टिस साहब का जो कंडक्ट है उस हवाले से। अब ये आगे क्या फैसला करते हैं ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हवाले से, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन अगर तो टेकअप किया ये आइन के आर्टिकल 209 के तहत काजी फायज साहब और उसके साथ साथ जो सेकंड मोस्ट सीनियर मोस्ट जो जज हैं वो जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने, तो फिर तो ऐसा लगता है कि अगर इन दो ने टेकअप किया तो फिर जो मेजोरिटी जो है वो इनकी एंटी हो जाएगी और फिर इनके पास कोई रास्ता नहीं रहेगा सिवाय इसके कि वो रिज़ाइन करें चीफ जस्टिस साहब। और अगर तो इन्होंने कोई रुकावट डाली जो रूल्स के तहत या फिर कोई इसको लटकाने की कोशिश की कि सितंबर में 6 महीने हैं तब तक ये जो है मामले को लटकाया जाए, तो वो फिर एक और बात है, उसके ऊपर भी फिर एक जो है मजीद इसके ऊपर वो डिस्कशन करेंगे कि क्यों लटका रहे हैं। लेकिन
जो इब्तदाई तौर पे ये लग रहा है कि अगर ये आर्टिकल आइन के तहत चले चीफ जस्टिस साहब, तो फिर इनके पास दो ही ऑप्शन बचते हैं। या तो दिफा कर लें, दिफा किया तो फिर उनके खिलाफ काफ़ी सारी शिकायतें आना शुरू हो जाएंगी। खासतौर पे ये जो चार जज साहबान ने जो सेपरेटली अपनी अपनी जजमेंट्स दी हैं, ये जो इलेक्शन डिले के हवाले से, ये भी एक बड़े सीरियस एलिगेशन हैं चीफ जस्टिस के खिलाफ। और उसके साथ साथ जो बाकी जो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी वाला जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मैटर है, वो भी बड़ा ही सीरियस किस्म का है। जो जज साहब जो उनको फेवर कर रहे हैं जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को, इसके ऊपर आने वाले दिनों में भी बात करेंगे। अब बात करते हैं कि जो दूसरा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का जो एलामिया जारी हुआ है, उसमें बड़े ही सीरियस किस्म का पैगाम भेजा गया है, जो कि जो आर्म फोर्सेस हैं उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के हवाले से, या फिर जो रिसेंटली तालिबान और उसके साथ साथ जो मिलिटेंट्स के हवाले से एक डील या उसके हवाले से जो एलामिया में बात की गई है। तो ये क्योंकि आपको याद होगा कि ये जितने भी तालिबान को वापसी के लिए अफगानिस्तान से और ये सारा कुछ किया गया है इमरान खान के दौरे हुकूमत में, और आपको याद होगा कि जनरल फैज़ हमीद साहब काबुल जाके जो मुज़ाकरात करते रहे, उसकी भी तस्वीरें आती रही। और उसके बाद जो मीडिया के ऊपर बाकायदा कवरेज दी गई है कि इमरान खान की हुकूमत ने किस तरह जो तालिबान के जो तरीके तालिबान पाकिस्तान है, उनको सॉफ्ट वो कॉर्नर दिखाया और फिर वापसी का उनको रास्ता दिखाया पाकिस्तान में, जिसके बाद पाकिस्तान में एक बार फिर से दहशतगर्दी जो है वो बढ़ना शुरू हुई। तो ये एक तो पैगाम है इमरान खान और उसके साथ साथ जो जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा के हवाले से भी, और उसके साथ साथ आपको ये बताता चलूँ कि इलेक्शन के हवाले से भी इसमें जो मेरे ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि इसमें डिस्कशन हुई है। जो आपको एक एक महीना पहले की जो मीटिंग हुई थी इलेक्शन कमीशन हुकाम की, जो आर्मी के साथ, जो मिलिट्री के और उसके साथ साथ आईएसआई के जो नुमाइंदगान के साथ, उसमें उस मीटिंग के बाद ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से एलामिया जारी किया गया कि इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए उनको पंजाब में 3,25,000 के करीब जो है वो 3 लाख से ज़्यादा जो है वो फौजी चाहिए हैं पंजाब के लिए, और उसके साथ साथ 56,000 के करीब जो है वो केपीके में चाहिए फ़ौज के लिए। अब ये फ़ौज ने दोबारा से जो एक ऑपरेशन के हवाले से ये इस एलामिया में भी कह दिया कि इन तमाम जो मिलिटेंट्स हैं इनके खिलाफ फ़ौज जो है एक्टिवली ऑपरेशन करेगी और इनका किला कमा किया जाएगा। तो एक तो ये मैसेज है कि ये जो 3.5 लाख फ़ौज इलेक्शन कमीशन ने मांगी थी, उससे ये बिल्कुल रिफ्लेक्ट हो रहा है कि फ़ौज जो है वो ऑपरेशन को प्रेफरेंस देगी बजाय इसके कि इलेक्शन को, क्योंकि इस टाइम जो दहशतगर्दी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मामला है। तो ये एक तो ये मैसेज हो गया, और दूसरा ये कि जो फाइनेंशियली भी अगर आप देखें कि ज़रब अज़्ब की अगर हम बात करें, जब ये ज़रब अज़्ब शुरू हुआ तो वो मैं आपके साथ डॉक्यूमेंट भी शेयर करूँगा। हर साल ज़रब अज़्ब जो ऑपरेशन था उसके लिए उस टाइम वफाकी हुकूमत थी, उस टाइम भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, उन्होंने 90 बिलियन से लेके 100 बिलियन रुपीज़ पर ईयर वो ऑपरेशन के लिए दिए थे। और ये मैं आपको डॉक्यूमेंट भी इसके जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के हैं वो साथ शेयर करूँगा कि कितने ज़रब अज़्ब के लिए जो है हर साल पैसे दिए गए। तो ये इतना अगर दोबारा से ऑपरेशन होता है मिलिटेंट्स के खिलाफ, तो उस टाइम जो इन्फ्लेशन की वो थी वो आप देख लें और इस टाइम भी देख लें, तो ये उससे कहीं ज़्यादा अखराजात की ज़रूरत होगी पाकिस्तान को ऑपरेशन करने के लिए। फिर इलेक्शन के हवाले से जो 20 अरब का है वो भी शायद मुमकिन ना रहे हुकूमत के लिए ये निकालना। तो ये आने वाले दिनों में जो है एक तो क्लियर मैसेज दे दिया गया है कि ऑपरेशन जो है वो लाजमी है, क्योंकि दहशतगर्दी एक दफ़ा फिर बढ़ रही है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये जो रिक्वेस्ट की गई थी कि उनको पंजाब के लिए 3 लाख से ज़ायद जो है फौजी चाहिए, और उसके साथ साथ जो 56,000 से ज़ायद जो है वो केपीके के लिए इलेक्शन के लिए चाहिए, तो ये दोनों मुमकिन नहीं रहेंगे अगर ऑपरेशन का ये जो इन्होंने एलामिया में बता दिया है। तो ये डायरेक्टली कान इधर से पकड़ें या इस तरह पकड़ें, तो एक ही बात है कि इन्होंने इलेक्शन का जो है वो शायद फौज का जो प्रेफरेंस होगी वही सिक्योरिटी के हवाले से या जो ऑपरेशन करने के हवाले से होगी। फिर 3.5 लाख जो फौज है वो आर्म फोर्सेस के लिए निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।